हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में मैथमेटिकल टूल्स। ओके है ना। और मैथमेटिकल टूल्स में जो अभी तक हमने देख लिया है वेरिएबल्स, डिफरेंशिएशन की मेथड्स। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं जो इंटीग्रेशन है ना। इंटीग्रेशन आल्सो इज ए मैथमेटिकल प्रोसेस। ओके, तो इंटीग्रेशन जो कहाँ यूज होता है ना, उस इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको भी हम समझते हैं, लेकिन इसका यूज जो कहाँ होगा वो देख ले पहले। तो जैसे एग्जांपल के लिए जो हम क्या कर रहे हैं है ना, हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में भी समझेंगे, ठीक है ना। कि जैसे हमारे पास जो हमने किसी बॉडी को है ना डिस्प्लेस किया, मतलब एक ऑब्जेक्ट को हमने पॉइंट ए से बी तक डिस्प्लेस किया। ओके, और डिस्प्लेस करने में हमको यहाँ पर कोई ना कोई वर्क करना पड़ा होगा। तो हमने इस बॉडी को जो ए से बी तक डिस्प्लेस कैसे किया, मान लो हमने उसको कंटिन्यूअसली लेके गए है ना, और हमने पहले उसको कितना डिस्प्लेस किया, dx डिस्टेंस, ठीक है ना, dx डिस्टेंस हमने उसको डिस्प्लेस किया। तो इसमें हम वर्क निकाल लेंगे, तो जो वर्क होगा ये स्मॉल वर्क होगा। समझ में आया ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर वर्क भी स्मॉल होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है ना, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमने लगाया है, डिस्प्लेसमेंट हो गई dx। ओके, फिर हमने उसको उससे आगे और बढ़ाया, कितनी डिस्प्लेसमेंट, dx, मतलब पहले dx फिर सेकेंड dx, फिर इस तरह से। ओके, तो हम उसको dx डिस्टेंस तक आगे बढ़ाते गए और उसमें हम वर्क निकालते गए, ठीक है ना। f dx, फिर अगला वर्क और आ जाएगा, ऐसा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा f dx, ठीक है। अब टोटल वर्क निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो हमको छोटे छोटे से वर्क मिले हैं, छोटे वर्क से मतलब जो स्मॉल अमाउंट रहेगा वर्क का, ठीक है ना, तो इन सबको हम ऐड करते जाएंगे, जितना भी वर्क हमको करना पड़ेगा तो उन सभी को हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐड से करने से हमको टोटल वर्क मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये टोटल वर्क, अब देखना ये जो एडिशन है, एडिशन को हम यहाँ पर कह देते हैं जो इंटीग्रेशन, मतलब हम इन सभी वर्क का, स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कहा हमने पहले कि हम स्मॉल वर्क का एडिशन कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे, है ना, समेशन कर देंगे। तो अब हम यहाँ कह रहे हैं कि हम स्मॉल वर्क का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। मतलब हम समेशन के बदले क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। ओके, समेशन के बदले इंटीग्रेशन वर्ड यूज कर, मतलब इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन, ठीक है। तो यहां पर हमने जो कैसे क्या किया, छोटी छोटी क्वांटिटी को ऐड किया, है ना, छोटे छोटे से वर्कों को ऐड किया और उससे एक बड़ी क्वांटिटी हमने फाइंड की। तो छोटी क्वांटिटी को ऐड करते करते करते, है ना, सभी स्मॉल कंपोनेंट को ऐड करते बड़ी क्वांटिटी निकालना, है ना, ये हमारी प्रोसेस है इंटीग्रेशन की। जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंशिएशन में चेंज दिया होता है ना, एक क्वांटिटी का बड़ी क्वांटिटी के साथ चेंज। जैसे हमने कहा कि एक व्हीकल जो यहाँ पर है ना कितने 5000 सेकेंड तक चलता है, ओके, और वो इतने समय में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 8000 मीटर। तो ये 5000 सेकेंड में 8000 मीटर चल रहा है। बड़ा टाइम के साथ, है ना, बड़ा टाइम के साथ बड़ी डिस्टेंस दी है, तो हमको यहाँ 1 सेकेंड में निकालना है। 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चली होगी, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, है ना, 1 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना हो, स्मॉल टाइम में निकालना हो, स्मॉल टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो हम इसके लिए किसका यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन में हम एक बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी निकालते हैं, है ना, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशन निकालते हैं, चेंज, स्मॉल चेंज निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्मॉल वैल्यू दी होगी, उसको ऐड करते हुए हम बड़ी क्वांटिटी निकालते हैं। एंड समझ में दोनों में डिफरेंस, कि डिफरेंशिएशन में हम बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी निकालते हैं, उसका एक एलिमेंट निकालते हैं, एक कंपोनेंट फाइंड करते हैं। यहाँ हम कंपोनेंट को ऐड करके उस क्वांटिटी को फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा हमने,
इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन, द ऑपरेशन इन विच नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर एडेड टू फाइंड द कंप्लीट क्वांटिटी, मतलब एक क्वांटिटी के छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करके उससे बड़ी क्वांटिटी ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है, ऑपरेशन जो है, उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ओके, चलिए, है ना, ये समझ में आया है यहाँ पर। मतलब फिजिक्स में भी तो हम उसका यही यूज करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट भी जो फिजिक्स के लिए मेथड इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है ना, ठीक है। मतलब इससे हम कई सारी, है ना, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है वो सिंप्लीफाई हो जाती है इंटीग्रेशन के यूज से। अब कैसे होती है, तो जब आप अंदर फिजिक्स पढ़ते चलेंगे बच्चों आगे, तो वो आपको समझ में आता चलेगा कि इंटीग्रेशन हमारे लिए क्यों यूजफुल है इतना। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पर एक, है ना, सिंपल से नंबर से दिखा देते हैं। इंटीग्रेशन इज द, याद रखें मेन बच्चों, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन, है ना, समेशन की प्रोसेस है। लेकिन डिफरेंस क्या है बच्चों यहाँ पर, समेशन देखना, यहाँ पर समेशन तो आपने ऐसे साइन से देखा होगा अभी तक 10th क्लास में, इस साइन से देखा होगा बच्चों, है ना। ये समेशन का जो सिंबल है वो ऐसा है, ऐसे लगा देते थे आप, और इंटीग्रेशन का सिंबल जो है वो है ऐसा। तो एक्चुअल में इंटीग्रेशन जो समेशन की ही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। इंटीग्रेशन, ठीक है, कैसे कंपोनेंट को ऐड करने के लिए यूज होती है, इनफाइनाइटेसिमल कंपोनेंट। ओके, मतलब हमारे पास ये जो हम क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं छोटी छोटी सी, इसकी वैल्यू इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइटेसिमल मतलब बहुत ही छोटी क्वांटिटी हो, बहुत ही स्मॉल वैल्यू हो उसकी, तो इस तरह के एडिशन को हम इंटीग्रेशन से बताएं। और अगर बड़े कंपोनेंट हो तो समेशन से। चलो, बड़े और स्मॉल में जो थोड़ा सा डिफरेंस समझने के लिए नंबर्स हम दे देते हैं। जैसे देखो हमारे पास ये लिखा है तो 10x, है ना, ये हमारे पास कोई क्वांटिटी है 10x। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2x 2x 2x, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ठीक है ना, 5 टाइम हो गया। ओके, तो आंसर कितनी आएगा हमारा, 10x ही आएगा, है ना। ये वन मतलब कंपोनेंट है ये, 10x के हमने छोटे छोटे कंपोनेंट कर दिए, 2x, फिर अगला कंपोनेंट 2x, फिर अगला कंपोनेंट 2x। हम इसको ऐसा भी तो कर सकते थे ना बच्चों, है ना, हम इसको ऐसा भी दिखा सकते थे। देखो, ये इतने बार ना लिखते हुए हम यहाँ लिख देंगे 2x, ओके, 2x i, मतलब समेशन में दिखाने का तरीका 2x i, और i की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेकर 5 तक। मतलब हमको 2x को कितने बार ऐड करना है, 5 टाइम्स ऐड करना है। ये समेशन में हम लिखेंगे। चलो, अभी ऐसे आया ना, मतलब हम ऐसा समेशन दिखा देंगे उसको, और कितने बार ऐड करना है उसको, 1 से लेकर 5 टाइम्स तक ऐड करना है। ओके, बड़े कंपोनेंट। अब देखो 10x को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1x 1x 1x, है ना, कहां तक, कितने टाइम लिखोगे, 10 टाइम। या इससे छोटे कंपोनेंट भी तो पॉसिबल है बेटा, 0.1x 0.1x 0.1x, ऐसा भी पॉसिबल है ना। मतलब कंपोनेंट हम छोटे से छोटा कंपोनेंट ले सकते हैं। तो अगर जैसे हमारे पास बड़े कंपोनेंट दिए हो, ऐसा दिया हो, ओके, तो हम उसको किससे शो कर देंगे, समेशन से, 2x, समेशन ऑफ 2x, इसकी वैल्यू 1 से लेकर, है ना, 5 तक जा रही, 5 बार जोड़ना है। और ये छोटे कंपोनेंट है ना, तो छोटे कंपोनेंट के लिए हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, है ना, और क्या लिखेंगे 1 to x, कहां तक ऐड करना है इसको, इसी पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कुछ और रूल्स और होते हैं, तो कहां तक कितने टाइम ऐड करना पड़ेगा हमको 0.1x को कि वो 10 हो जाए, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो 1 से लेकर 100 तक 100 बार एडिशन करेंगे इसका, तो वो 10x मिल जाए। ओके ना, मतलब 10x के कंपोनेंट बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो अगर बड़े कंपोनेंट हो, फाइनाइट साइज, है ना, फाइनाइट मतलब ना तो बहुत बड़े ना ही छोटे, फाइनाइट साइज के हो ऐसे जो, तो इस तरह से हम उसको समेशन से बताते हैं। और
इनफाइनाइटेसिमल कंपोनेंट हो, छोटे छोटे, इससे भी छोटे पॉसिबल है, तो फिर हम वहाँ इंटीग्रेशन से उसको सॉल्व करते हैं। मतलब बड़े कंपोनेंट उनको एडिशन के लिए समेशंस के रूल लगाते हैं, और अगर छोटे छोटे से कंपोनेंट हो तो उनके एडिशन के लिए हम किसका रूल लगाते हैं, जो इंटीग्रेशन। ये डिफरेंस समझ में आया यहाँ समेशन और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। चलिए, तो ये था जो हमारे पास, ठीक है। दोनों में मतलब एक्चुअल में ध्यान रखिए, द प्रोसेस ऑफ समेशन, जोड़ने की प्रोसेस है, छोटी क्वांटिटी को जोड़ जोड़कर बड़ी क्वांटिटी ऑब्टेन करना, है ना। चलिए हम इसको एक इक्वेशन ऐसे बना के दिखा देते हैं समझाने के लिए। लेट ए क्वांटिटी x, मतलब कोई क्वांटिटी x है मेड ऑफ ए नंबर ऑफ इनफाइनाइटेसिमल कंपोनेंट dx, मतलब किससे बनी हुई है, छोटे छोटे इनफाइनाइटेसिमल कंपोनेंट से बनी हुई है। ओके, देन क्वांटिटी, ठीक है, x कैन बी रिटन एज, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू, ओके, dx, है ना। ये हमारी जनरल टर्म में बात करते हैं हम, dx छोटे कंपोनेंट से ऐसे है ना। और इन मैथमेटिकल लैंग्वेज हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो फिर हम यहाँ लिख देंगे x इंटीग्रल ऑफ dx, ऐसा बता देंगे उसको, है ना। क्या दिखा देंगे हम उसको, इंटीग्रल, ठीक है ना। अच्छे से बना देता हूँ, जो x इंटीग्रल ऑफ dx, ठीक है। इस तरह से हम उसको दिखा देंगे कि x जो है वो dx कंपोनेंट के इंटीग्रल के बराबर है, और कितने टाइम ऐड करना है वो डिपेंड करेगा फिर क्वांटिटी अगर रियल वैल्यू हो तो हमारे पास, यहाँ तो हमने dx बताया है ना। चलिए अब देखें जहां पर वेयर, है ना, ये जो साइन है तो इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। किसका साइन हो गया, ये इंटीग्रल का, ओके, है ना। इंटीग्रल बोला जाता है, और इसे पढ़ेंगे कैसे हम, इंटीग्रल ऑफ dx, है ना। x इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ dx, इंटीग्रल ऑफ dx, ओके ना। चलो ये तो हो गया, जो हमारे पास समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन किस लिए प्रोसेस है। छोटे छोटे कंपोनेंट्स को, बस इतना ध्यान रखो, छोटे से एलिमेंट्स कंपोनेंट को ऐड करके बड़ी क्वांटिटी ऑब्टेन करने की प्रोसेस हमारी इंटीग्रेशन कहलाती है बेटो, ओके। और एक्चुअल में अभी हमने समझा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस। इंटीग्रेशन में हम छोटी क्वांटिटी को ऐड करके बड़ी क्वांटिटी निकालते हैं, और डिफरेंशिएशन में बड़ी क्वांटिटी को ऐड करके, बड़ी क्वांटिटी को डिवाइड करके, मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके छोटी क्वांटिटी निकालते हैं, है ना। तो हम यहाँ दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अदर वर्ड में और क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऐसा भी लिख सकते हैं आप उसको, ठीक है ना। इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की अपोजिट प्रोसेस है, ठीक है। इसको भी जो हम एक है ना एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है, मतलब एक्सप्लेनेशन से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, वी कैन, ठीक है, या इसका मतलब क्या हुआ। चलो ये लिखने में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए, क्या क्या लिख दे रहे हैं, है ना, फर्स्ट टाइम करके यहाँ पे। तो देखो, है ना, हमारे पास जो y क्या है, एक फंक्शन है किसका, x का, है ना। y फंक्शन है x का, तो हम यहां से y का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, ओके। और इस डिफरेंशिएशन से हमको एक नई क्वांटिटी मिलेगी, है ना। मतलब हमने इस y का फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और हमको यहां मिला fx, ओके।
तो ये हमारा क्या कहलाएगा, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन, है ना, या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कहलाएगा, है ना। हमको पता है ना, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन। ये हमने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो उससे हमको ये मिला, मतलब इट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, अब हम इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का इंटीग्रेशन कर दें, मतलब हमने पहले किसका डिफरेंशिएशन किया था, y का। y का डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिला, y के डिफरेंशिएशन से मिला fx, है ना, कैपिटल fx लिखा बच्चों, उसको कैपिटल fx। ओके, अब हम इस कैपिटल fx का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको y मिल जाएगा। इसको एक एग्जांपल से भी समझेंगे। अभी पहले तो है ना डेफिनेशन बताने वाले वर्डिंग में लिख दे, ठीक है ना। Hence we can find the function from its differential coefficient on integrating it। मतलब हम किसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, उसका क्या करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है ना, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मतलब ऐसे थी, इफ y इक्वल टू fx, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना, एंड dy बाय dx, मतलब dy बाय dx का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमको मिला fx। ओके, है ना, y का डिफरेंशिएशन किया हमने। ओके, या y किसके बराबर है, fx। fx का डिफरेंशिएशन किया, क्या मिला, fx मिला, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताया, ठीक है ना। देन हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट fx का, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन करके, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, जैसे हमने यहाँ x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था y का, x की रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन किया था, fx मिला। अब इस fx का dx की रिस्पेक्ट में, है ना, x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो इधर क्या मिल जाएगा, वापस y मिल जाएगा, y मिल जाएगा या fx मिल जाएगा। मतलब वी कैन फाइंड ए फंक्शन, वही लिखा है हमारे पास, वी कैन फाइंड ए फंक्शन, ठीक, ऑन इंटीग्रेटिंग इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का इंटीग्रेशन कर दे तो हमको फंक्शन मिल जाएगा। ये तो जो इसकी मैथमेटिकल वर्ड है, ये सिंबल है। अभी हम एक जनरल एग्जांपल लेंगे, आपको उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये उसका प्रोसेस, ठीक, वेयर जहां पर जो हमने इसको तो देखा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन का साइन पढ़ते हैं, है ना, जिसका हम क्या करते हैं, ठीक है, जिसको हम, ये देखो ये y था, y क्या है यहाँ पे, फंक्शन, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, चलो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो हम इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। ओके, अब जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, है ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेंट, वेयर fx is called इंटीग्रेंट। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें बच्चों, उसको किसको क्या कहेंगे, ऐसे ऐसा, है ना। जैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो किसका, इंटीग्रेंट। ओके, चलिए ये तो हुआ जो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं उसको, है ना, कि इस प्रोसेस को समझने के लिए एग्जांपल से भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। हमने कहा फिर यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, y कितना हमारे पास 2x स्क्वायर है ना। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ऑन, चलो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये हो गया dy बाय dx, dy dx
2x स्क्वायर है ना, dy बाय dx कितना हो जाएगा, तो ये 4x। अब फॉर्मूले हम पहले समझ चुके, पढ़ चुके हैं। मैंने कहा था कि हमको आगे डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, फिर भी यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपके लिए। क्या हो जाएगा, dy dx है ना, x रेज़ टू द पावर n x n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के बेस पर dy बाय dx इसकी वैल्यू मुझे कितनी हो जाएगी, देखना, ये 2 इस फॉर्मूले से कंपेयर करो। n क्या है, यहाँ पावर है, तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ गई। पावर किस में आ गई, मल्टीप्लाई में। तो जैसे ये 2 तो पहले का है, वहां पे 2 पहले से लिखा हुआ है ना। अब पावर ऐसे आ जाएगी, 2x की पावर 2 माइनस 1, इससे कंपेयर कर दिया, ऐसा ये फॉर्मूला लगाया। ओके, आए क्लियर। यहाँ पे जो ये फॉर्मूला यहाँ लगाया मैंने, है ना। अब डायरेक्ट में लिख देता हूँ, तो इसको हम स्टेप नहीं बढ़ाते इधर, तो 2 का 4 हो जाएगा, है ना, और x की पावर कितनी बचेगी, 1, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ज्ञान था हमने कैसा लगाया, 4x। ओके, मतलब हमने 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिला, 4x। 2x का डिफरेंशिएशन, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, 4x मिला। अब हमने क्या पढ़ा कि इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हमको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलना चाहिए। ओके, है ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 4x का, तो वापस क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखो तो यहाँ पर 9, ठीक है। ये अब ये जो 4x आया है, इसको आप कैपिटल Fx से दिखा सकते हो, है ना। ये चलिए डायरेक्ट हम लिखे थे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 4x, किसकी रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, dx की रिस्पेक्ट में। इसको हम i से इंडिकेट कर दे रहे हैं, i से इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, या इंडिकेशन मिलेगा जो भी हो, i से इंडिकेट कर देते हैं। 4x का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सॉरी इंटीग्रेशन, x डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ, x की, इंटीग्रेशन भी x की रिस्पेक्ट में ही करेंगे। ओके, अब देखो इसके फॉर्मूले में तो अभी हमने पढ़े नहीं है ना, तो मैं जो यहाँ यूजफुल फॉर्मूला है वही फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो यहाँ इसका एक फॉर्मूला होता है x रेज़ टू द पावर n dx x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला लगेगा जो हम, ये फॉर्मूला है ना, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जो। तो अब इससे लगा के देखो, फॉर्मूले से लगा के देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, है ना, i इक्वल टू, i मतलब इंटीग्रेशन बोल सकते हो जो आप, इंटीग्रेशन जो मिलेगा, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रल जो मिलेगा हमको यहाँ से, है ना। तो चलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दोगे, इससे कंपेयर करो, ठीक है। 4 ध्यान रखना, जो रूल भी ध्यान रखो, जो 4 है पहले वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। जैसे रूल हमने इधर पढ़े हैं, अभी इसके रूल नहीं पढ़े हमने इस वाले के, लेकिन डिफरेंशिएशन में जो रूल पढ़े हैं कि कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, इसमें भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा x dx। ओके, मतलब ये 4 जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। ओके, और अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी इंटीग्रेशन होगा x dx का, तो x ये फॉर्मूले से कंपेयर करो, तो यहाँ पावर नहीं मतलब यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ पावर नहीं मतलब वहां पर 1 है, तो आप देखो कितना हो जाएगा, x की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 प्लस n प्लस 1, तो n मतलब यहाँ 1 है, तो 1 प्लस ये 4 भी रहेगा ना, 4, ये 4 तो एज इट इज रहेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो ये फॉर्मूला लगाओ यहाँ, x की पावर कितनी, n प्लस 1, मतलब यहाँ पावर कितनी है, 1 है, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा। आरन समझ में जो फिर से रूल लगाया, 4 बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन तो हम देख चुके, समझ चुके। अब इसका 4x का इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो 4x का इंटीग्रेशन करने के लिए 4 जो है वो बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से x का होगा यहाँ। अब x की पावर यहाँ 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। अब ये फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, तो x की पावर n प्लस 1, तो यहाँ x की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगी,
क्योंकि n की वैल्यू यहाँ 1 है। ओके, फिर अपॉन में 1 + 1, ये फॉर्मूला लगाया हमने। कितना हो गया बच्चों ये 4, ठीक है ना 4, ठीक। चलिए यहाँ देखते हैं कितना हो गया ये 4x² अपॉन में 1 + 1 2। ओके ना, ये 2 से ये 2 टाइम कैंसल, आई कितना आ गया हमारे पास, आई आ गया 2x² 2x² आ गया। आना चाहिए समझ में एग्जाम्पल से कि हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। मतलब हमने यहाँ फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, हमको क्या मिला डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसको आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोल दो, यहाँ लिख देता हूँ मैं समझने के लिए। ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिला या डेरिवेटिव मिला। इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का हमने इंटीग्रेशन किया तो हमको वापस क्या मिल गया, ये फंक्शन मिल गया, है ना। ये फंक्शन था पहले ये वाला, ये लिखना जरूरी नहीं है वीडियो, लेकिन आपके समझने के लिए लिख दिया। ओके, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिला, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का इंटीग्रेशन किया, वापस फंक्शन मिल गया। तो दोनों प्रोसेस कैसी हुई, रिवर्स प्रोसेस हुई बच्चों। ओके, तो मोटा मोटा बच्चों ध्यान रखो, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन। ठीक, ये इनफाइनाइटेसिमल कंपोनेंट, मतलब अगर कोई क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी जो छोटी छोटी सी एलिमेंट से मिलकर बनी है और हमें पूरा वापस क्वांटिटी निकालनी है, तो हम उनका इंटीग्रेशन मेथड से, मतलब इंटीग्रेशन के रूल्स लगाएंगे, फॉर्मूले लगाकर उस क्वांटिटी को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, और इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए, है ना। तो ये रहा बच्चों हमारे पास इंटीग्रेशन, उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। फिर उसके टाइप्स आएंगे, उसके है ना रूल्स आएंगे, वो हम देखते हैं। चलिए इतना नोट कीजिए पहले। चलिए बच्चों, है ना, अब हम उसके टाइप्स देखते हैं इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन के दो टाइप्स है, डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट, है ना। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन कब कहेंगे, जैसे बच्चों हमने इंटीग्रेशन की प्रोसेस किसको कही कि हम एक छोटी छोटी सी क्वांटिटीज को ऐड करते हुए एक बड़ी क्वांटिटी ऑब्टेन करते हैं, है ना। तो जैसे हमने कहा जो हम यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है ना, एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, तो पहले वो 1 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस हुआ, है ना, ठीक है ना। यहाँ कोई ना कोई वर्क किया गया होगा, ठीक है। फिर 2 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस हुआ, फिर कोई वर्क किया गया होगा, फिर 3 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस हुआ, कोई वर्क हुआ, है ना। इस तरह से जो कंटिन्यूअसली ऐसे, ओके, ये कहाँ तक चल रहा है जो इनफाइनाइट तक चल रहा है ऐसे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होता गया और हमको यहाँ पर कोई ना कोई वर्क निकालना पड़ा, ठीक है ना। अब हमसे ऐसा बोला जाता है कि इस ऑब्जेक्ट का टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क निकालिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉल वर्क है, स्मॉल वर्क उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। अब हमसे वो ऐसा भी पूछा जाता है ना, हमको यहाँ वर्क निकालना था तो हम टोटल वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे उसका, यह भी हमने समझा इससे पहले, है ना। अब हमको भी यहाँ ऐसा पूछा जाता है कि आप वर्क निकालिए जब वो 5 से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। मतलब कैसा वर्क पूछा है समझना, 2 तरीके से पूछ सकता है वो। जैसे हमको बोला गया है 1 से लेकर, है ना, जब तक वो चल रहा है टोटल वर्क निकालिए, ठीक है ना। चलो टोटल वर्क फाइंड करो, तो टोटल वर्क आपने ये इंटीग्रेशन कर दिया सभी वर्क का, इंटीग्रेशन के रूल लगाए, फॉर्मूले लगाए, ऐसा। अब यहां पर हमसे बोला गया वर्क विद इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 5 to 7 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच में वर्क निकालना है। ये इतना वर्क निकालना है, ये वाला टोटल नहीं निकालना है ना। हम टोटल भी निकाल सकते हैं, तो टोटल के लिए सबको ऐड करते जाओगे, ठीक है। लेकिन हमको निकालना है 5 से 7 सेकेंड के बीच वाला वर्क। अब कैसे करेंगे, है ना। तो हम जो यहाँ पर हमारे पास तो इंटीग्रेशन है,
लेकिन ऐड करने की प्रोसेस है, लेकिन ऐसा बीच का एडिशन नहीं कर सकते हम कि 5 से 6 वाले को ऐड कर लिया। हम टोटल का एडिशन करके निकाल सकते हैं। हमारे पास जो रूल है वो तरीके हैं अभी तक, वो कैसे बने हुए हैं कि हमको 1 से लेकर 7 तक ऐड करना है तो हम 1 से लेकर 7 तक ऐड कर सकते हैं। हमको 1 से लेकर 8 तक करना है तो वो हम कर सकते हैं। हमारे पास बीच का ऐसा नहीं है कि 5 और 6 के बीच में वर्क निकालो, तो फिर क्या करेंगे? मतलब हमको यहाँ वर्क निकालना तो है ना। ये जो टोटल वर्क जो बना है छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलके बना है, इतने इनफाइनाइट टाइम तक चलते जाने, ठीक है। लेकिन हमको वो टोटल वर्क नहीं, हमको यहाँ पर इनफाइनाइट के थ्रू वर्क नहीं चाहिए, हमको डिफाइनाइट पे चाहिए। डिफाइनाइट मतलब हमको एक लिमिट दे दी कि आपको इससे इसके बीच का वर्क निकालना है। लिमिट दे दी उसने, क्या दे दी हमको? लिमिट दे दी। समझ में आ गया ना? लिमिट दे दी 5 से 7 के बीच का वर्क निकालो। तब हम क्या करेंगे? देखो तो आप क्या करोगे, ठीक है। पहले तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो सीख लो, फिर निकालेंगे कैसे देखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे DW वर्क, इसका सिंबल भी रहेगा, लेकिन कहां से कहां तक के बीच का? 5 से 7। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी यहाँ 5 से कहां तक जा रही है? 7 तक। तो यहाँ वो लिमिट हम यहाँ डाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट यहाँ x, ठीक है ना। ये वर्क को उसके फॉर्म में लिख दो। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारी dx थी, यहाँ पर भी लिख दो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट की लिमिट कहां से कहां तक है? डिस्प्लेसमेंट की लिमिट कहां से कहां तक? 5 से 7 तक। ये ऐसा हमको पूछा गया। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को हम कहेंगे डिफाइनेट इंटीग्रेशन। एक डिफाइनेट है ना, डेफिनेट लिमिट के बीच में इंटीग्रेशन निकालना है, तो इस तरह से है ना। तो इसको हम डिफाइनेट इंटीग्रल कहेंगे। अगर हमें इंटीग्रेशन की प्रोसेस एक लिमिट के बीच में फाइंड करना है, द इंटीग्रेशन ऑफ ए वेरिएबल क्वांटिटी x इज ऑब्टेन्ड बिटवीन द टू डिफाइनेट वैल्यू और लिमिट, ठीक है, ऑफ क्वांटिटी x, ठीक है ना, देन इट इज कॉल्ड डिफाइनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। चलो तो आया समझ में लिमिट इंटीग्रेशन कहाँ निकलेगा? मतलब क्वांटिटी जो हम कहीं तक भी सम कहीं तक भी निकाल सकते हैं। मतलब हम क्वांटिटी को ऐड करते करते इनफाइनाइट कंपोनेंट भी ऐड कर सकते हैं। हमको इनफाइनाइट ऐड नहीं करना है, हमको बीच की कोई वैल्यू के बीच में निकालना है। जैसे है ना 2 से 4 के बीच में निकाल दो, 2 से 3 के बीच में, ऐसा। तो इस केस में हम लिमिट किसका यूज करेंगे? डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो अब सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? चलो पहले हम करते चलते हैं इन सिंबॉलिक। वही हमने लिखा है, लेट वी आर टू इंटीग्रेट द फंक्शन fx विद द टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x। तो यहां पर हमको इंटीग्रेशन करना है fx का, ठीक है ना, fx का इंटीग्रेशन करना है विद इन द लिमिट ऑफ x। x की लिमिट क्या क्या दी है? a से x की लिमिट दी है b। लिमिट को हमने a और b लिख दिया, ठीक है ना। जहां हम क्या लिखेंगे? ये ऐसा लिखेंगे, ये x इक्वल टू a भी लिख सकते हैं, या सिर्फ a और b भी लिख सकते हैं। यहाँ अंडरस्टूड होता है f x, यहाँ लिखता हूं i इज इक्वल टू, ठीक है, ये x ना लिखते हुए तो डायरेक्ट a और b लिख दें, ए बी एफ एक्स बी, सिर्फ इतना लिखते हैं, ये ना लिखें यहाँ पर ए एक्स लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे, ठीक है। जहां पर हम where a is called lower limit, ठीक है, and b is called upper limit, है ना। इनको हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके आगे की प्रोसेस क्या करेंगे समझना है यहाँ पे, है ना। इसको तो हटा देते हैं। हमने जो क्या कहा था कि हमको वर्क निकालना है किसके बीच में? 5 और 7 के बीच में, ठीक है। अब आप वर्क निकाल लोगे पहले किसमें? वर्क निकाल लोगे, है ना, कहां तक? ये सिंबल बता दो बस, कहां तक चलने में?
7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस चलने में आप वर्क निकाल लोगे। हो गया। फिर कौन सा वर्क फाइंड कर लोगे? 5 सेंटीमीटर तक चलने में, है ना, ये करोगे। मतलब आपके पास 2 वर्क आ गए, 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है कि 5 से 7 के बीच में वो कितना चला है। तो क्या करोगे, इस, है ना, इस वर्क में से इसको माइनस कर दोगे ना, ठीक है। मतलब अपर लिमिट वाले फंक्शन में से इसमें वैल्यू में से लोअर लिमिट वाली वैल्यू को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ये इसको अपर लिमिट मान लो, है ना, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। तो जो वैल्यू अपर लिमिट पर आएगी उस फंक्शन की, उसमें से लोअर लिमिट वाली वैल्यू को माइनस कर दोगे। ये किया ना, ऐसे ही निकालेंगे ना। मतलब हमारे पास 20 की अगर कोई लिमिट में करना है हमको, समझना, हमारे पास जो इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन, मतलब हम इससे पूरी क्वांटिटी का समेशन कर सकते हैं, 20 की कोई 2 का नहीं कर सकते। तो फिर उसके लिए हम ये वाली टेक्निक यूज करते हैं कि हमको जहां तक पहले पूछा गया है, जिससे जिसके बीच में पूछा गया है 7 से 5 के बीच में, तो पहले हम 7 वाले को निकाल लेंगे उसका इंटीग्रेशन, फिर 5 वाले का इंटीग्रेशन, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास उसके बीच में वर्क आ जाएगा। आ रहा समझ में? जैसे आपके पास ये 7 तक 10 जूल आया, 5 तक चलाने में 5 जूल वर्क आया। तो मैंने पूछा 5 से 7 चलाने में कितना वर्क, तो आप 10 में से माइनस कर दोगे 5 को, आप आंसर बता दोगे। सही है ना? तो क्या करना है अब हमको समझ में आया। तो इसके बाद आप अपर लिमिट वाली वैल्यू में से माइनस कर देंगे लोअर लिमिट। ठीक है, चलिए। तो ध्यान रखिए अब इसके बाद क्या करना होता है प्रोसीजर जो, हालांकि जब हम एग्जांपल पढ़ेंगे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, अभी मेथड सीख लो बस। तो अब देखो, इसको हम आगे क्या लिखेंगे, ठीक है, ए आई, मतलब ये आंसर है हमारा। ठीक है, इसके बाद जो क्या किया जाता है, जो हमारा फॉर्मूला लगाने के बाद, मतलब रूल लगेंगे, समझना, रूल लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास एक वैल्यू आएगी। तो पहले जो वैल्यू आएगी वो रिगार्डिंग होगी किससे, अपर वैल्यू से। उसमें से अपर वैल्यू में, है ना, रूल और फॉर्मूले लगाने के बाद एफ बी, यहां से हम माइनस कर देंगे किसको, एफ ए। अब जो आप थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है ना, कि ये क्या हो गया, लेकिन इसका एग्जाम्पल समझते से ही, एग्जाम्पल जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्विकली आ जाएगा। बहुत ही इजी है, कोई इसमें, है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अभी हम एग्जाम्पल नहीं बता सकते डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला नहीं है, जो अभी फॉर्मूले नहीं है ना। ये चलो एक रफली बता देता हूँ मैं, ठीक है ना, एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमको इंटीग्रेशन करना है जो x² dx, इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट दी है हमको यहाँ पर 1 से 2, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो एक फॉर्मूला जो यूज होना है मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला लगाएंगे, रूल लगाएंगे, है ना, फॉर्मूला लिख देता हूँ x की पावर n dx, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है ना, लिमिट है, लिमिट दी हुई है, मतलब कौन सा इंटीग्रल है, डिफाइनाइट। आपको लिमिट को अभी छोड़ देना है, लिमिट अभी ध्यान में, मतलब सिर्फ इसको देखो, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला। तो x की पावर कितनी हो गई हमारे पास, 2+1, ओके, कितनी हो गई, 2+1। इससे कंपेयर करते हैं, पावर मतलब यहाँ कितना है, 2 है, अपॉन में 2+1, फॉर्मूला लगा दिया। अब ये जो लिमिट है, ये लिमिट जो हम यहाँ लिख देते हैं 1 और 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं हम। अब क्या करना है, पहले तो सॉल्व कर दो इसको, जो आएगा x³ अपॉन में 3, 2, 1, ओके। अब देखो, जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की जगह जो हम एक बार अपर लिमिट को रखते हैं और एक बार लोअर लिमिट को, दोनों को माइनस कर देते हैं। समझे, इसको एक स्टेप और बढ़ा दो। चलो, हमारे पास मुझे ये देखना, fx का इंटीग्रेशन आया, इसको हमने इससे दिखाया, स्मॉल fx, मतलब हमको इंटीग्रेंड से फंक्शन मिल गया। तो जो लिमिट थी ए बी, वो लिमिट हम यहाँ लिखेंगे, छोटा लिख देता हूँ, है ना, हम क्वेश्चन पे आते हैं अभी, पहले इसको थोड़ा सा आई, है ना,
इंटीग्रेट का हमने इंटीग्रेशन किया, हमको मिल गया fx, फंक्शन मिल गया और उसकी लिमिट क्या है a से b। अब इसके बाद क्या करेंगे तो जो हमारा वेरिएबल होता है, फंक्शन जो मिलेगा उस फंक्शन में वेरिएबल की जगह हम एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, वेरिएबल की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे और वेरिएबल की जगह एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, ए लोअर लिमिट, और अपर लिमिट वाले टर्म में से लोअर लिमिट वाले टर्म को माइनस करेंगे। ये उसका सिंप्लीफाई करने का तरीका होगा। ओके, आप देखो यहाँ क्वेश्चन क्या, हमने एक्स स्क्वायर दिया था, ये इंटीग्रेंड था, इंटीग्रेंड का हमने क्या किया, क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, ये फंक्शन आ गया है ना, ये फंक्शन आ गया, तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो मिल गया वो फंक्शन आ गया। अब हमने यहाँ पर फंक्शन में जो वेरिएबल है उसकी जगह एक बार अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट यहाँ कौन है 2, तो x की प्लेस पर हम 2 रखेंगे, एक बार 2 उसकी पावर 3 अपॉन में 3 माइनस लोअर लिमिट रख के माइनस कर देंगे। लोअर लिमिट कौन है, लोअर लिमिट है 1, तो 1 की पावर 3 अपॉन में 3। या आंसर में पहले सिंपल सा जो हमारे फॉर्मूले हैं फॉर्मूले लगाओ, जो लास्ट में सिंप्लीफाई होने के बाद फंक्शन आएगा, तो लिमिट फॉर्मूला लगाने के बाद ऐसा बड़ा ब्रैकेट लगाकर लिमिट कॉर्नर पे लिखी जाती है, लिमिट कॉर्नर पे लिखी जाती है। फिर अपर लिमिट में एक बार वेरिएबल की जगह अपर लिमिट रखो, जहां जहां भी वेरिएबल होगा वहां हम अपर लिमिट रखते जाएंगे। ओके, फिर उस टर्म में से लोअर लिमिट, वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट रख दो और दोनों को माइनस कर दो। आगे तब कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो, ये 8/3 माइनस 1/3। ओके, कितना आ गया आंसर 7/, ठीक है ना। तो ये ऐसा सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या था जो डिफाइनेट इंटीग्रल, ठीक है ना। डिफाइनेट इंटीग्रल मतलब कि अगर हमको दो किसी इंटीग्रेशन की प्रोसेस एक दो पर्टिकुलर लिमिट के बीच में करनी हो तो उसको हम डिफाइनेट इंटीग्रल बोलते थे। मतलब एडिशन की प्रोसेस दो वैल्यू के बीच में करनी हो, लिमिट के बीच में, तो उसे हम डिफाइनेट इंटीग्रल कहते हैं, है ना। आया वो जो प्रोसेस समझ में कैसे करना है, ये अभी तो आप सिर्फ फंक्शन ये समझते चलिए रूल्स। जब हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, फॉर्मूले लेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो, तो टेंशन वाली बात नहीं, जो वीडियो को पूरा देखो, है ना, टेंशन वो घबराओ मत कि क्या हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, सब आता जाएगा। पहले हम ये पढ़ तो ले। ओके, चलो अब, है ना, ये हो गया इसका नहीं। अब देखिए बेटो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग, है ना, इससे रिलेटेड एक और टर्म, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल, ठीक है। ये इंटीग्रेशन मतलब जैसे भी तो हमने उधर ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन की पढ़ी, वैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग इंटीग्रेशन की भी होगी, लेकिन वो डिफाइनाइट इंटीग्रल में, है ना। फिर इसके बाद अगला आएगा इनडिफाइनाइट, वो हम देखते बाद में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं जो ये, ठीक है ना, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो हमको क्या बताता है, ठीक है। मतलब जो क्वांटिटी, ध्यान रखना चाहिए, जो क्वांटिटी हमको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन से मिलेगी वही क्वांटिटी हमको उनके बीच ग्राफ प्लॉट करने से भी मिलेगी। अब किससे मिलेगी वो समझते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, क्या लिखा बच्चों ने, द डिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ ए वेरिएबल इज इक्वल टू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व ऑब्टेन बिटवीन fx एंड x ऑन x एक्सिस। वेरिएबल यहाँ x मान दो, ठीक है ना। चलो जो अब इसको चलिए थोड़ा सा, इससे समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, हम इससे समझते हैं यहाँ पर ग्राफ से, ठीक है। तो जैसे जो हमने कहा, ठीक है, कि हम किसी क्वांटिटी का क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर किसी क्वांटिटी का हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन कर रहे थे। ओके, तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन कर रहा, हमने यहाँ फॉर्मूले लगाया, रूल लगाया। अब देखना, हमने कहा कि डिफाइनाइट क्वांटिटी से, सॉरी, इस fx और dx, मतलब fx का हम
डिफाइनाइट इंटीग्रेशन कर रहे थे तो उससे हमको क्या मिला, मतलब आई मिला। समझ में, आई एक क्वांटिटी, एक नंबर, एक वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब ये जो आई है, आई मतलब एक क्वांटिटी मान लो, तो कोई भी क्वांटिटी, ठीक है। चलो इधर लिख देता हूं, एक क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी हमको किससे मिली, एफ एक्स, ठीक है। हमने एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया, किसकी रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में। एक्स की रिस्पेक्ट में हमने एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया, और कौन सी लिमिट में, ए से बी के बीच, इस लिमिट में इंटीग्रेशन किया, तो हमको उससे क्या मिला, क्वांटिटी क्यू। अब ये क्वांटिटी क्यू जो है एक और तरीके से मिलेगी, इंटीग्रेशन से मिली एक बार। क्वांटिटी क्यू जो है वो क्या करने से मिली, इंटीग्रेशन करने से मिली। समझना, क्वांटिटी क्यू एक कोई क्वांटिटी है, वर्क है, जो भी है ना, ये हमको एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने से मिली विद इन द लिमिट ए एंड बी। अब यही क्वांटिटी को दूसरा कौन से तरीके से हम निकाल सकते हैं, समझना, दो मेथड है। एक तो इंटीग्रेशन से मिलेगी वो क्वांटिटी, अब ये जो क्यू क्वांटिटी है, अब ये और दूसरी कौन सी मेथड से मिलेगी, तो दूसरी मेथड है ग्राफिकल मेथड। अब हम यहां क्या करें, जो ग्राफ प्लॉट करें, किसके बीच में, एक्स और सॉरी एफ एक्स और डी एक्स के बीच में। किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें, एफ एक्स और डी एक्स के बीच में। चलो हम ग्राफ बता देते पहले, यहाँ हमने ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पर, ठीक है ना। इधर हमने बता दिया किसको, एफ एक्स को, ओके। इधर बता दिया किसको, एक्स को। आज हमने ग्राफ प्लॉट किया, किसके बीच, एफ एक्स और एक्स के बीच, वेरिएबल एक्स है ना, वेरिएबल के बीच में, ठीक है। अब यहाँ हमने एक्स की और इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करने पर हमको ऐसा ग्राफ मिला। कोई भी शेप मिल सकता है, जो डिपेंड करेगा वैल्यू पर, ऐसा ही ग्राफ मिल गया, तो इसको हम कर्व कहेंगे। एक कर्व मिला, कौन सा कर्व, इस कर्व का हम नाम देंगे एफ एक्स एक्स कर्व। क्या नाम देंगे, एफ एक्स एक्स कर्व। नाम देने का तरीका बताया इससे पहले, जिस भी क्वांटिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है उसका ही नाम दे देते हैं। जैसे हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में किया, तो हम उसको फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व कह देंगे। तो हमने ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में, एक्स के, एफ एक्स के और एक्स के, तो हम यहाँ नाम दे देंगे एफ एक्स एक्स कर्व, ठीक है। अब यहाँ x की जो हम दो वैल्यू लेते हैं, ये हमको कर्व मिला, ठीक है ना, ये कर्व मिला, ओके। अभी कर्व कहीं से कहीं तक भी चल सकता है। हमने x की दो वैल्यू ली, x की दो वैल्यू, a जो उसकी लिमिट थी, a और b, x की दो लिमिट थी, a और b। तो ग्राफ प्लॉट करने पर हमने देखा कि ये जो कर्व है, जो ध्यान देना, ये जो कर्व है, कर्व क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पर एरिया कवर कर रहा है। ये जो कर्व है, इसने एक्स एक्सिस पर क्या कर लिया है, एरिया कवर कर लिया। तो कौन सा एरिया, विद इन द लिमिट एरिया, तो ये भी यहाँ पर भी एरिया है, वो एरिया मतलब नहीं, गिवन लिमिट में जो एरिया है वो एरिया की हम बात करेंगे। तो कौन सी लिमिट है, x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी, इसके बीच में जो एरिया आएगा, ये एरिया एनक्लोज्ड, ध्यान दो, एरिया एनक्लोज्ड, ठीक है ना। कौन सा करो नाम दे दो, इसका नाम भी लिख देते हैं, एफ एक्स एक्स कर्व, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द गिवन लिमिट a और b by the fx x कर्व ऑन x एक्सिस। ये एरिया ही हमको किसकी वैल्यू दे देगा, इस क्वांटिटी। आज समझे, फिर से समझो, हमने कहा जो हमारे पास एक क्वांटिटी क्यू है, कोई भी क्वांटिटी है, वर्क है, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ भी है, एक कोई क्वांटिटी। अभी जो क्वांटिटी है हमको किससे मिली, पहला किससे मिल रही है, हम एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दें एक्स की रिस्पेक्ट में, तो वो क्वांटिटी हमको मिल गई। अब यही क्वांटिटी जो
किसी फंक्शन के कौन से इंटीग्रेशन से मिल रही है, जो किसी फंक्शन के फाइनाइट इंटीग्रेशन से मिल रही है। समझना यहां पर Q is obtained by finite integration of fx with respect to x। मतलब Q जो है वो fx के, है ना, फाइनाइट इंटीग्रेशन से मिल रही है। ओके, अब यही Q हमको किससे मिलेगी, ये किसके बराबर होगी, एरिया एनक्लोज्ड, एरिया एनक्लोज्ड बाय एफ एक्स एक्स कर्व ऑन एक्स एक्सिस विद इन गिवन लिमिट। आया समझ में? मतलब एक क्वांटिटी जो हमको, इतना ध्यान रखो, एक क्वांटिटी जो हमको फाइनाइट इंटीग्रेशन से मिल रही है, वही है ना, वही क्वांटिटी हमको किससे भी मिल जाएगी, उन दोनों वेरिएबल के बीच में ग्राफ प्लॉट करने से मिल जाएगी। और ग्राफ प्लॉट करके जो एरिया कवर करेगा एक्स एक्सिस पर, उस एरिया के बराबर आ जाएगी। आया समझ में? फिर से रिपीट कर रहे हैं कि डिफाइनाइट इंटीग्रल मतलब एक कोई क्वांटिटी Q जो है, अगर वो हमें fx और dx, fx के फाइनाइट इंटीग्रेशन से मिल रही है, तो वही क्वांटिटी Q हमको fx और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करने से उनके थ्रू कवर किए गए एरिया से भी मिल जाएगी। मतलब फाइनाइट इंटीग्रेशन से मिलने वाली क्वांटिटी दो मेथड से निकाली जा सकती है। पहली है इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन करो, या दूसरा हमने ग्राफ खींचा है, ग्राफ प्लॉट किया है, तो ग्राफिकल मेथड से मिल सकती है। आ समझे? अब इसके जो यूज आगे होंगे, हम फिजिक्स में जब आगे पढ़ेंगे तब आपको फिर वहाँ याद आएगा कि यार हाँ, ये हमने रूल आगे पढ़ा था। अभी इसका यूज यहाँ हम नहीं देखेंगे, इसको आप मैथ्स में ज्यादा डिटेल में सीखोगे, मैथ्स वाला होगे तो जो, लेकिन हमको फिजिक्स में इसका यूज है तो वहाँ वो अपने आप आ जाता है। तो इसको मतलब अभी इतना समझ लो। एक्चुअल में हम इंटीग्रेशन का जो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में सारी चीजें हमको थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए, जानकारी मालूम होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा, इंटीग्रेशन के दो टाइप, डिफाइनाइट, इनडिफाइनाइट। डिफाइनाइट मतलब अगर हम दो लिमिट के बीच में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम उसको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बोल देंगे। उसका निकालने का तरीका हमने समझ लिया। अब जो क्वांटिटी डिफाइनाइट इंटीग्रल से मिलती है, वही क्वांटिटी ग्राफिकल मेथड से भी मिल जाएगी। तो ठीक है ना। और ग्राफिकल मेथड से कैसे मिलेगी, तो फिर अभी समझाया यहाँ पर, जैसे एफ एक्स और डी एक्स के बीच में इंटीग्रेशन से मिल रही थी, तो एफ एक्स और एक्स के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ जो मिलेगा कर्व, जो एरिया कवर करेगा एक्स एक्सिस पर, वही एरिया हमारा वो क्वांटिटी के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। चलो जाओ, ये है हमारे पास, ठीक है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना। जिस तरह से हमने उधर पढ़ा है कि जो क्वांटिटी डिफरेंशिएशन से मिलेगी, जैसे हमने कहा जो हमको यहाँ पर x जो है और y जो है वो, सॉरी, कोई क्वांटिटी है q, वो y के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से मिल रही है x के, तो यही क्वांटिटी हम किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, y और x के बीच में, y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो इसका जो स्लोप आएगा, ये स्लोप हमको किसके बराबर मिल जाएगा, है ना, ये स्लोप उस क्वांटिटी के बराबर आ जाएगा, जैसे हमने उधर डिफरेंशिएशन में पढ़ा है वैसे ही यहाँ पर। ठीक है ना। तो इतनी याद रखो कि अगर थोड़ा सा, है ना, ये एग्जाम्पल जब हम आगे फिजिक्स में ये रूल आते जाएंगे तो वहाँ वो आपको याद ही होता चला जाएगा। ठीक है ना। चलिए भैया, तो ये रहेगा हमारे पास क्या है, काइंड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इतना नोट कीजिए, फिर हम इंडेफिनिट इंटीग्रल भी समझते हैं। चलिए है ना। अब हम उसका सेकेंड टाइप देखते हैं, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, है ना। तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल मतलब अगर हम इंटीग्रेशन की प्रोसेस कर रहे हैं और उसकी कोई लिमिट नहीं हो बीच में, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल बोलते हैं। डिफाइनाइट हमने पढ़ा कि विद इन टू लिमिट हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डिफाइनाइट कहेंगे, अगर उसकी कोई लिमिट नहीं हो तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल कहेंगे। ओके। और इनडिफाइनाइट इंटीग्रल करने के बाद
हमारे पास जो इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, उसमें हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। इन दिस सिचुएशन ए कांस्टेंट इज एडेड टू द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलो उसको मतलब समझते हैं, ठीक है ना। तो पहला तो डेफिनेशन हो गई, देयर इज नो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देन इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इंटीग्रल। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास fx dx का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, इसकी कोई लिमिट नहीं है ना, तो डिफाइनेट इंटीग्रल, सॉरी इनडिफाइनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है, डेफिनेटली नहीं है, हम उसके बारे में डेफिनेट नहीं है, ठीक है, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल है ये, ठीक। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इससे हमको फंक्शन मिल जाएगा। ओके, तो इस फंक्शन में हम एक कांस्टेंट ऐड करके दिखाते हैं, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, उसका तरीका समझना। ये हम आगे जो इसके एग्जांपल सब पढ़ेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, पर ये कांस्टेंट जोड़ने का रीजन समझना है। यहाँ पर ऐसे देखो, जो हमने अभी पढ़ा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस, ठीक है, दोनों एक दूसरे की क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास y, ठीक है ना, फंक्शन कितना है, इसकी वैल्यू 2x² है, y फंक्शन है fx इसका, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 2x²। अब आप इस y का डिफरेंशिएशन करो, है ना, dy/dx 2x², इसका आप डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, हमको यहाँ क्या मिल गया, तो dy/dx क्या मिल गया हमको यहाँ पर, डिफरेंशिएशन 4x। ओके, ये बात आ गई है ना, इससे हमने करके देखा है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब इस 4x का जो आप वापस इंटीग्रेशन करो, ठीक है ना, आप किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वापस, 4x का, तो ये 4x का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में, वापस आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला देख लो यहाँ पर, इंटीग्रेशन इसको करके देख लेते हैं, ऐसे हमने भी करके देखा है, x की पावर n dx, पावर क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, है ना। ये फॉर्मूला लगा दोगे i इज इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ से 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, x की पावर यहाँ कुछ नहीं 1 है, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा उसमें, मतलब ये ऐसा आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन से बाहर x dx, ऐसा बचेगा यहाँ पर। ओके, x की पावर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो अब ये फॉर्मूला लगेगा x की पावर 1 मतलब x की पावर 1+1 अपॉन में 1+1, कितना आ गया ये बेटो, i इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, x²/2, ठीक है ना, i इज इक्वल टू 2 से 2 ये कैंसिल, बच्चों कितना आ गया ये, 2 से 4 कैंसिल, 2x² आ गया ये, है ना। मतलब हमने पहले 2x² का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया, 4x मिला, 4x का क्या किया हमने, वापस इंटीग्रेशन किया, 2x² मिल गया, ओके ना। अब देखो बच्चों यहाँ पर यह हटा देता हूँ, इतना ध्यान रखना। अब ठीक है, यहाँ तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमारे पास फंक्शन 2x² ही था, है ना, फंक्शन 2x² ही था, तो हमको फंक्शन यहाँ 2x² मिल गया, ओके ना। फंक्शन 2x² था, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया तो 4x मिला, 4x से हमने क्या कर दिया, वापस इंटीग्रेशन किया, वापस 2x, मतलब हम फंक्शन सही मिल गया। अब देखो यहाँ पर अगर ये ऐसा होता y इज इक्वल टू fx, ये इसकी वैल्यू डायरेक्ट 2x² + 3 होता, ऐसा होता, तब इसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन कितना आता, डिफरेंशिएशन बताओ कितना आता, इसका डिफरेंशिएशन होता तो कितना आता 4x, इसका डिफरेंशिएशन आता होता तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, हमने पढ़ लिया पहले डिफरेंशिएशन, है ना। तो यहाँ dy/dx कितना ही है, 4x है ना, dy/dx कितनी है, 4x है ना। अब अगर मैं बोलता हूँ जो इससे वापस, ठीक है, फंक्शन को निकालो, हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव से वापस फंक्शन निकालना है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव से वापस फंक्शन निकालना है,
डेरिवेटिव से वापस फंक्शन, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका 4x का dx के रिस्पेक्ट में, तो i कितना निकलेगा, 2x निकलेगा, ये निकलेगा ना, ये इधर ही किया है। अब देखो क्या यहां पर ये वाला और ये सेम है, मतलब फंक्शन हमारे पास ये था, फंक्शन 2x² प्लस 3 था, उससे हमने डेरिवेटिव निकाला, ओके। अब डेरिवेटिव से हमने वापस इंटीग्रेशन फंक्शन निकाला, तो फंक्शन हमारे पास एज इट इज नहीं आया, फंक्शन में यहाँ एक मिसिंग है, कौन मिसिंग है, 3 मिसिंग है, कांस्टेंट मिसिंग है। तो हम डिफरेंशिएशन से जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से फंक्शन वापस ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि उस फंक्शन में कोई कांस्टेंट भी ऐड हो, लेकिन हमको वो इंटीग्रेशन से नहीं मिलेगा, है ना। वहां पर हो सकता है कि कोई ना कोई कांस्टेंट एडेड हो फंक्शन में, लेकिन वो कौन सा कांस्टेंट होगा वो हमको इंटीग्रेशन से नहीं मिलेगा। मतलब हम इसके बाद इसके अबाउट में डिफाइनाइट नहीं बोल सकते, डेफिनेटली नहीं बोल सकते, हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि वो फंक्शन 2x² ही होगा। हो सकता है वो फंक्शन कितना है 2x² प्लस 3, मतलब हम यह डेफिनेटली नहीं बोल सकते, इनडेफिनेट है हम इसके बारे में, है ना। हम इसके बारे में निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, श्योर नहीं है हम कि ये 2x² ही होगा, हो सकता है वहां 2x² प्लस 3 होगा। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, डेफिनेट फंक्शन में, सॉरी इनडेफिनेट फंक्शन, जिसके बारे में हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि हाँ ये 2x² ही है, ओके। हो सकता है इसके साथ यहाँ 3 एडेड हो, यहाँ 4 एडेड हो, 5 एडेड हो, कुछ भी हो, वो तो हमको किससे नहीं मिल पाएगा, इंटीग्रेशन। तो फिर हम यहाँ क्या दिखा देंगे, इसको डिफाइनेट बनाने के लिए, है ना, इसके साथ हम कांस्टेंट जोड़ देंगे। अब वो कांस्टेंट कुछ भी होगा, फिर है भाई, हो सकता है ये हो और उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट उधर ऐड हो सकता है, तब जाके उसका पूरा मीनिंग सही निकलेगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ आ सकती है, जो कि जब हम किसी वेरिएबल फंक्शन से डेरिवेटिव निकालते हैं और उस डेरिवेटिव से फंक्शन निकालते हैं, तो फंक्शन निकालते टाइम, इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन निकालते टाइम हम वहां उसके साथ जुड़े हुए कांस्टेंट को फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम अलग से यहाँ पर कांस्टेंट ऐड हुआ दिखा देते हैं, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाद में, है ना, कुछ रूल्स लगाकर वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वो हम एग्जांपल में देखेंगे, आप मैथ्स में पढ़ोगे, हमको पीडीएफ में इसका इतना यूज नहीं होता है, ठीक है। तो आया समझ में जो कि हम इसके साथ कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं, ये ओके ना। तो चलिए, जो ये था जो हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रल, उसकी, है ना, डेफिनेशन, और ये ध्यान रखिए कि उसके साथ हमें कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, और उस कांस्टेंट की वैल्यू हम कुछ और मैथमेटिकल आगे ही उससे निकालते हैं, और हम एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है ना। इसको कोई नोट करने की जरूरत नहीं है, फिर ये समझाने के लिए था, सिर्फ इतना नोट कर लेना, ठीक है ना। फिर इसके इंटीग्रेशन के आज इंट्रोडक्शन हुआ हमारा, इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स हुए, इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं, ये सब हमने देखा। इंटीग्रेशन के रूल्स आएंगे और उसके मेथड्स आएगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। चलिए नोट कर लीजिए, ये सिर्फ इतना नोट करना है, इसको कोई जरूरत नहीं नोट करने की, सिर्फ समझने के लिए था आपके लिए, ओके।